नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा ही होगा, जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वीकेंड करंट अफेयर्स नाम से एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण खबरें होंगी उनको लेकर चर्चा करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज के सेशन में हम लोग 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक की जो महत्वपूर्ण खबरें होंगी उनको कवर करेंगे। चलिए अब हम लोग सेशन शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। तो इसमें 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला है, प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का आयोजन किया जाता है। ये डेट भी आपको याद रखनी है। दूसरा, इसका आयोजन सर्वप्रथम 1994 में किया गया था। तो ये 2 बिंदु थे। अगला टॉपिक है एथरियम और बिटकॉइन जैसे शब्द चर्चा में है। तो आपको जानना है कि इनके संबंध में ये क्या है। तो इनका संबंध क्रिप्टो करेंसी से है, जिसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं और आभासी मुद्रा भी इसे ही कहा जाता है। अगला टॉपिक है, ये भी काफ़ी न्यूज में रहा, मैनुअल स्क्वेजिंग शब्द चर्चा में है। तो जानना है आपको ये क्या है। मैनुअल स्क्वेजिंग का आशय किसी व्यक्ति द्वारा बिना सुरक्षा उपकरणों के अपने हाथों से मानवीय अपशिष्ट की सफाई करने या ऐसे अपशिष्टों को सर पर ढोने अथवा नालियों, सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने की प्रथा से है। ये शब्द अभी न्यूज में था, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020। तो इसमें आपको ये याद रखना है, इसे कौन जारी करता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की है। एक बात और आपको याद रखनी है कि जो WHO है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जनेवा में है, हेडक्वार्टर ये पूछा जाता है। अगला टॉपिक है परमाणु चुंबकीय अनुनाद शब्द चर्चा में है। ये काफ़ी न्यूज में रहा, तो इसलिए आपको अच्छे से इसे याद रखना है। तो पहले जानते हैं कि ये समाचारों में क्यों है। भारत में शहद में मिलावट को लेकर ये समाचारों में रहा। बेसिकली बात क्या थी मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में, फिर आगे हम लोग इसको जानते हैं। भारत में एक स्टडी हुई, तो उसमें जो भी कंपनियों के शहद हैं, जिसको आप हनी बोलते होंगे, उनको लेकर नमूने लिए गए और उनका परीक्षण किया गया। तो किसी भी कंपनी का जो भी शहद था, वो नमूने उसके जो लिए गए थे वो ठीक नहीं निकले, यानी उनमें किसी भी न किसी तरीके की मिलावट थी। और उसमें ये पाया गया था, चीन में एक सिरप है, चीनी सिरप, उसकी मिलावट देखने को मिलती है उसमें, तो उसी को लेकर ये शब्द चर्चा में था। अब हम लोग जानते हैं इससे संबंधित मुख्य बिंदु। पहला, ये एक ऐसा परीक्षण है जो आणविक स्तर पर किसी उत्पाद की संरचना का पता लगा सकता है। दूसरा, ये रसायन विज्ञान की एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसका उपयोग नमूने की सामग्री और शुद्धता के साथ साथ इसकी आणविक संरचना को निर्धारित करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण और अनुसंधान में किया जाता है। तो इससे संबंधित ये 2 मुख्य बिंदु थे। अगला टॉपिक है नगर निगम बांड चर्चा में है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समाचारों में क्यों है। हाल ही में लखनऊ नगर निगम ने 200 करोड़ रुपए के बांड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में सूचीबद्ध किया है, जिसको लेकर ये बांड चर्चा में थे। लखनऊ ऐसा करने वाला भारत का 9वां शहर और उत्तर भारत का पहला शहर बन गया। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अमृत मिशन के तहत प्रोत्साहित किया गया है। अब इससे संबंधित जो अन्य बिंदु हैं उनको देखते हैं। पहला, नगर निगम बांड एक प्रकार की ऋण सुरक्षा होती है जिसे राज्य, नगर निगम या प्रबंध मंडल द्वारा राजमार्गों, पुलों या स्कूलों के निर्माण जैसे कार्यों के चलते अपने पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण के लिए जारी किया जाता है। दूसरा, इन बांडों के माध्यम से नगर निगम एक निर्दिष्ट ब्याज राशि पर
व्यक्तियों या संस्थानों से धन जुटाता है और एक निर्धारित परिपक्वता अवधि या परिपक्वता तिथि यानी मैच्योरिटी डेट पर मूल राशि लौटा देता है। अगला बिंदु इससे संबंधित तीसरा, ऐसे बॉन्ड प्रायः संघीय, राज्य और स्थानीय करों से मुक्त होते हैं, जिस वजह से उच्च आय वाले लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो नगर निगम बांड से संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 समाचारों में क्यों है। महाराष्ट्र के सोलापुर के एक प्राथमिक शिक्षक रणजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के विजेता बने हैं। अब हम लोग जानते हैं ग्लोबल टीचर प्राइज क्या है। पहला बिंदु इसमें, इसके तहत $1 मिलियन की पुरस्कार राशि दी जाती है और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक ऐसे असाधारण शिक्षक को प्रदान किया जाता है जिसने अपने पेशे हेतु उत्कृष्ट योगदान दिया है। अगला बिंदु है इसमें, वर्की फाउंडेशन इस पुरस्कार का संस्थापक है, जो एक वैश्विक धर्मार्थ संस्थान है तथा शिक्षा के मानकों में सुधार लाने पर केंद्रित है। यह पुरस्कार यूनेस्को की साझेदारी में आयोजित किया जाता है। अगला टॉपिक है कैनबिस, मादक पदार्थों की सूची से बाहर, जिसे आप लोग साधारण भाषा में भांग भी कहते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ आयोग यानी कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग ने प्रतिबंधित मादक पदार्थों पर अपने 63वें सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए भांग, जिसको कैनबिस, मैरिजुआना और हेम्प को मादक पदार्थों की सबसे खतरनाक श्रेणी से बाहर कर दिया। तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि इसको मादक पदार्थों की खतरनाक सूची से बाहर कर दिया गया। अगला है चीन का कृत्रिम सूर्य। ये भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में चीन ने अपना एक कृत्रिम सूर्य लॉन्च किया है। तो चीन द्वारा अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर यानी आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया, जो देश के परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्षमता के क्षेत्र में एक महान उपलब्धि है। इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। इससे चीन की विश्व व्यवस्था में धमक बढ़ेगी। अब अगला टॉपिक है हम्पी। ये समाचारों में क्यों था, सबसे पहले ये देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हम्पी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर विट्ठल मंदिर परिसर के अंदर पत्थर के रथ की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं, जिसको लेकर ये हम्पी न्यूज में था। आपको ये जानना है कि हम्पी कहाँ स्थित है। तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बात और आपको याद रखनी है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है यानी ASI, ये भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला टॉपिक है कैंसर जीनोम एटलस सम्मेलन 2020। इससे संबंधित 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने नई दिल्ली में द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस सम्मेलन का उद्घाटन किया। आपसे पूछा जा सकता है कि द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो दूसरा, भारतीय कैंसर जीनोम एटलस के निर्माण के लिए ये सम्मेलन दुनिया भर के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को एक साथ लाता है। अगला टॉपिक है हाथी यानी एलिफेंट, जो न्यूज में थे। तो सबसे पहले जानते हैं समाचारों में क्यों है। उड़ीसा में हाथी गलियारों को लेकर चर्चा, यानी उड़ीसा में 14 हाथी गलियारों की पहचान की गई है। बेसिकली हाथी गलियारे ऐसे रास्ते होते हैं जिनमें हाथियों का आवागमन सुरक्षित तरीके से हो सके, जैसे किसी परिवहन से ना टकराएं और वो सुरक्षित आ जा सकें मानवीय गतिविधियों से दूर। आपको ये भी याद रखना है भारतीय हाथियों के संरक्षण की स्थिति। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। दूसरा, IUCN स्टेटस या रेड लिस्ट लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड, और साइट्स पैसिस्ट 1 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है, ये हाल ही में न्यूज में था, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहला इसमें बिंदु है, GGGI की स्थापना वर्ष 2012 में सतत विकास पर रियो +20 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान
एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। दूसरा इसका उद्देश्य एक मजबूत, समावेशी और टिकाऊ विकास तथा निम्न कार्बन वाले लचीले विश्व का निर्माण करना तथा मिशन के सदस्य देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं को हरित विकास के आर्थिक मॉडल में बदलने में सहायता करना। अगला तीसरा बिंदु इसमें महत्वपूर्ण जो है, भारत इसका सदस्य नहीं है बल्कि एक भागीदार देश है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा जो अंतिम बिंदु है, इसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया के सियोल में है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020। ये काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड ने इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया है। ये आपको ध्यान रखना है इन्वेस्ट इंडिया को। थोड़ी सी बात आपको अंकटाड के बारे में भी याद रखनी है। अंकटाड सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये बात भी आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित करता है, विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर। ये भी न्यूज में थी। तो प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको पता होगा कि जो अंबेडकर साहब थे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और जो बौद्ध की मृत्यु है उसको आपको पता है, उसको महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। तो उसी को लेकर इनका भी जो पुण्यतिथि है 6 दिसंबर को, उसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। थोड़ा सा इनका परिचय जानते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रांत, अब मध्य प्रदेश के महू में हुआ। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद और तुलनात्मक धर्म दर्शन के विद्वान थे। तीसरा अंतिम बिंदु, उन्हें भारतीय संविधान के जनक यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून विधि या विधि मंत्री थे। तो इनसे संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है भाषण या भाषण 4 द्वीप चर्चा में है। तो सबसे पहले जानते हैं क्यों समाचारों में। हाल ही में रोहिंग्या शरणार्थियों को इस पर रहने के लिए भेजा गया, जिसको लेकर ये न्यूज में था। दूसरा आपको याद रखना है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये दो बातें आपको इस द्वीप के बारे में याद रखनी है। अगला टॉपिक है विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे 2020। तो इसमें पहला बिंदु है, पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। दूसरा, वर्ष 2020 की थीम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैश्विक एकजुटता, लोचशील HIV सेवाएं। तीसरा, एड्स ह्यूमन इम्यूनो वायरस यानी HIV के संक्रमण के कारण होने वाली एक महामारी है जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। तो इससे संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ यानी पीकॉक सॉफ्ट सेल्ड टर्टल। तो सबसे पहले जानते हैं समाचारों में क्यों है। असम के सिलचर में मछली बाजार से इन्हें बचाया गया। इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है, निल्सोनिया हर्म। इसके संरक्षण की स्थिति आपको याद रखनी है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध। दूसरा, IUCN स्टेटस भी याद रखना है आपको, वल्नरेबल यानी सुवेद्य। और तीसरा, साइट के परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध। तो अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा, जिसको आप बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाना।
अब इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उनको जानते हैं। पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। नंबर 2, वर्ष 2010 में महात्मा गांधी की जयंती पर इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। अगला इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु है, तीसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रस्ताव इसी अधिनियम के तहत किया गया था। चौथा, इस अधिनियम के तहत ग्रामीण भारत में प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो के लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका सुरक्षा प्रदान की जा सके। अन्य बिंदु से संबंधित पांचवा है, योजना के तहत वित्त का केंद्र सरकार 75% और 25% राज्य द्वारा वहन किया जाता है। छठा बिंदु, ये एक मांग संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार को मूर्त रूप प्रदान करना है। सातवां, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से इसका क्रियान्वयन किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मंत्रालय याद रखना है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इससे संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। समाचारों में क्यों है जानते हैं। 1 दिसंबर को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के 56वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर यह समाचारों में था। अब इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु है उनको जानते हैं। पहला, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना की गई। अन्य बिंदु से संबंधित दूसरा, ये गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। आपको ये मंत्रालय भी अच्छे से याद रखना है, जैसे उसमें अगर रक्षा मंत्रालय दे दिया जाए सवाल में तो वो गलत होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत है या प्रशासनिक नियंत्रण में। तो इससे संबंधित इतना ही। हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है C-32LH-2 टैंक। ये आपको ध्यान रखना है, एक टैंक है। और इससे संबंधित जो अन्य बात है वो आपको याद रखना है, इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया। अब तक के सबसे बड़े क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक C-32LH-2 यानी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को इसरो को सौंप दिया गया है। तो ये ऐसे पूछा जा सकता है कि C-32LH-2 क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक टैंक है। अगला है चक्रवात बुरेवी। ये भी समाचारों में रहा। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात बुरेवी के इस सप्ताह के अंत तक तमिलनाडु के दक्षिणी जिले कन्याकुमारी के तट पर दस्तक देने की आशंका है। तो ये आपको लोकेशन याद रखनी है, तमिलनाडु में। अगला है काफी महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया टॉप 10 पुलिस स्टेशन फॉर 2020। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इससे संबंधित पहला बिंदु है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की। दूसरा, मणिपुर के थौबल जिले के नोंगपोक सीक माई पुलिस स्टेशन, ये आपको याद रखना है, सीक माई पुलिस स्टेशन ने इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तीसरा, तमिलनाडु के सलेम शहर का AWPS सुरमंगलम पुलिस स्टेशन दूसरे स्थान पर रहा। चौथा, अरुणाचल प्रदेश के चंगलांग जिले का खरसांग स्टेशन तीसरे स्थान पर रहा। ये आपको याद रखना है, यानी मणिपुर प्रथम स्थान पर फर्स्ट, और तमिलनाडु का सेकंड, और अरुणाचल प्रदेश का थर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा वाला बिंदु यही पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है ये सूची किसने जारी की, तो आपको याद रखना है गृह मंत्रालय ने। तो इस टॉपिक से संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु है उनको देखते हैं। पहला, भारत में प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, ये दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने
2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। कहीं कहीं आपको ये याद रखना है कि जैसे जो भोपाल त्रासदी की घटना है वो 3 दिसंबर 1984 मानी जाती है, लेकिन ये दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तीसरा, दरअसल 2 दिसंबर 1984 की रात को अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC भी कहते हैं, गैस का रिसाव हुआ था, जिसने भोपाल शहर को एक विशाल गैस चेंबर में तब्दील कर दिया था। तो इस टॉपिक से संबंधित इतना ही है। हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है नौसेना दिवस। तो इससे संबंधित जो बिंदु है उनको देखते हैं। पहला, प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। दूसरा, इस दिवस का आयोजन वर्ष 1971 में कराची हार्बर में पाकिस्तान के नौसेना मुख्यालय पर भारतीय नौसेना को ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये ऑपरेशन भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, में मिली शानदार कामयाबी की याद में किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो इससे संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है और ये अंतिम टॉपिक है, हिंद प्रशांत सागरीय पहल यानी इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, जिसको शॉर्ट फॉर्म है IPOI। तो ये समाचारों में क्यों है जानते हैं। हाल ही में भारत ने वियतनाम से IPOI के 7 बिंदुओं में से एक पर भागीदार बनाने का आह्वान किया है। तो इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उनको जानते हैं। पहला, IPOI यानी इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव भारतीय प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2019 में थाईलैंड में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च की गई एक पहल है। इससे संबंधित जो अन्य बिंदु हैं उनको देखते हैं। दूसरा, ये पहल समुद्री सुरक्षा सहित 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित है, जिसमें समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन, क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण, आपदा जोखिम में कमी तथा आपदा प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग और व्यापार कनेक्टिविटी व समुद्री परिवहन शामिल है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। इसके साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।